बात क्लियर करो, यहां पर हम हाइड्रोजन भी पा सकते हैं ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स में। यहां पर जिन फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हम करेंगे तो वो हम अल्कली मेटल्स के बारे में करेंगे, उनकी डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहां पर जो हाइड्रोजन है, इट इज अ गैस, इट इज नॉट एन अल्कली मेटल, बट स्टिल इट इज प्रेजेंट इन द ग्रुप फर्स्ट, इन द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स में हाइड्रोजन है, लेकिन ये एक अल्कली मेटल नहीं है, इसकी हम बात नहीं करेंगे। अब बात ये कि ये ग्रुप फर्स्ट में तो है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो इस ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स के साथ मुशाबिह नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है, गैस है, बाकी अल्कली मेटल्स है। अब बात ये आ गई कि इस ग्रुप फर्स्ट में इस हाइड्रोजन को प्लेस क्यों किया गया जब इसकी प्रॉपर्टीज ही मुख्तलिफ है। तो वो इसलिए कि इस जगह के अलावा ऐसी कोई और जगह पीरियोडिक टेबल में नहीं है जो हाइड्रोजन के लिए इससे ज्यादा एक्यूरेट हो। सो हाइड्रोजन के लिए पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे सुइटेबल प्लेस वो यही जगह है। हालांकि मोस्ट सुइटेबल नहीं है, परफेक्ट सुइटेबल, परफेक्ट एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादा मौजू है और जगहों की निस्बत। सो इसलिए ग्रुप फर्स्ट में हम हाइड्रोजन को रख लेते हैं। सो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वो मुख्तलिफ हैं। हाइड्रोजन की बात इसलिए हम नहीं करेंगे और हाइड्रोजन को एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहां पर जो बातें हम एक्सप्लेन करेंगे अब वो होंगी लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक, इनकी बातें हम करेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ट्रेंड्स को एक्सप्लेन करेंगे। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो पीरियोडिक टेबल में कैसे ट्रेंड्स दिखाती है। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, बात आ रही है ना समझ में। इसकी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में किस तरह से है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि एटॉमिक रेडियस नंबर 1, एटॉमिक रेडियस नंबर 2, आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 3, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी नंबर 4, melting point and boiling point, MP melting point and boiling point, नंबर 5 डेंसिटी, और नंबर 6 है रिएक्शन इज वाटर, वो भी कर लेंगे, ठीक है। सो अब इन अल्कली मेटल्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल में जाते हुए इस ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ इनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस किस तरह से आती है, चेंजेस आती है या नहीं, और अगर आती है तो किस तरह से आती है। नंबर 1 है एटॉमिक रेडियस की। तो अगर हम, ये बात होगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि हम सिर्फ एक ही ग्रुप की बात कर रहे हैं, और ग्रुप क्या चीज होती है, वर्टिकल कॉलम, उसमें हम मूवमेंट करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, तो ये बात फ्रॉम टॉप टू बॉटम हो रही है। अब एटॉमिक रेडियस की बात है, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम दिस एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस में इजाफा होगा। क्यों होगा? क्योंकि देयर इज रेगुलरली शेल्स आर एडेड, रेगुलरली शेल्स ऐड हो रहे हैं वहां पर। जैसे ही हम एक स्टेप नीचे जंप करते हैं ग्रुप में तो वहां पर एक शेल ऐड हो जाता है, फिर से जंप करते हैं तो दूसरा शेल ऐड हो जाता है, फिर से जंप कर लेते हैं तीसरा शेल ऐड होता है, तो इस तरह होता जाता है ये। तो शेल ऐड होने से एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाती है। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम इस ग्रुप में जाए तो इसकी एटॉमिक रेडियस ओवरऑल बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये बात याद रखना कि आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी these are inversely related to the atomic radius। ये अपना एक फार्मूला बना लिया, ठीक है, इसको याद कर लो। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक रेडियस का इनडायरेक्ट ताल्लुक है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इसको हम इनडायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब
अच्छा ये हो क्यों, ये इनडायरेक्ट रिलेशन क्यों रखते हैं एक दूसरे के साथ? देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो ये है न्यूक्लियस, ये है एक एटम जिसका आखिरी शेल यही है, ये है न्यूक्लियस, ये है दूसरा एटम जिसका आखिरी शेल ये है। अब ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ न्यूक्लियस का फासला कम है, यहाँ न्यूक्लियस का फासला ज्यादा है, तो कौन सा वाला एटम ज्यादा ताकत पावर के साथ इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है? ये वाला, क्योंकि न्यूक्लियस नजदीक है। अब साइज छोटा है तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कुव्वत के साथ खींच सकता है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि साइज कम है। रेडियस बढ़ गया तो खींचने वाला पावर, इलेक्ट्रॉन का खींचने वाला पावर कम हो गया, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई। रेडियस बढ़ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई। सो दिस इज इनवर्सली रिलेटेड। इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी भी है। आयनाइजेशन एनर्जी हम किस चीज को कहते हैं? ये है एक एटम, इसका आखिरी शेल ये है दूसरा एटम, इसका आखिरी शेल ये है। इसके आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के पास है, करीब है, तो ये ज्यादा कुव्वत के साथ ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा होगा। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के से बहुत दूर है तो ये यहाँ इनके दरमियान जो फोर्स है वो इतने ताकत वाला फोर्स नहीं होगा जितना कि यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसको तोड़ना आसान हो जाएगा। जिसको तोड़ना मुश्किल है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, हाई होगी, और जिसको तोड़ना आसान है उसकी एनर्जी कम होगी। कम एनर्जी दरकार होगी ताकि उस फोर्स को तोड़ सके और इलेक्ट्रॉन को आजाद कर सके। सो यहाँ पर रेडियस कम है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। यहाँ पर रेडियस ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है। सो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटॉमिक रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन है। बात आ गई समझ में? अब जब ये बात समझ में आ गई, ये फार्मूला मिल गया, तो फिर तो बात ही खत्म, तमाम चीजें क्लियर होंगी। देखो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस हमने पहले ही ये जान चुके हैं, पहले से ही ये हम जान चुके हैं कि ऊपर से अगर नीचे की तरफ हम आए तो एटॉमिक रेडियस में इजाफा होता है। जब एटॉमिक रेडियस में इजाफा होता है तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी तो इसके साथ इनडायरेक्ट रिलेशन रखती है। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज बिकॉज एटॉमिक रेडियस इज गोइंग टू बी इंक्रीज। इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आते हुए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, चूंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है इनवर्स रिलेशन से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी इनवर्स रिलेशन की वजह से विद एटॉमिक रेडियस। बात आ रही है समझ में? अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो डिक्रीज, ये भी डिक्रीज होगा। क्योंकि अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो साइज के इंक्रीजिंग की वजह से जो बेंडिंग फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो कमजोर होते जाएंगे, और जब वो कमजोर होते जाएंगे तो उनको फिर तोड़ना आसान होता जाएगा। मतलब उसके लिए थोड़ा हीट, मतलब थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट, थोड़े बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत होगी। सो नीचे जाते हुए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। ओवरऑल डेंसिटी विल इंक्रीज, डेंसिटी में इंक्रीज आएगा। क्यों? अब देखो यहाँ पर साइज तो बढ़ रहा है और हाँ पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी डेंसिटी में इजाफा आएगा। क्यों? क्योंकि इस वॉल्यूम के बढ़ने के साथ साथ मास भी बढ़ रहा है। अब वॉल्यूम इतना नहीं बढ़ रहा जितना मास बढ़ रहा है। सो मास यहाँ पर वॉल्यूम के ऊपर डोमिनेट कर जाता है और इसलिए डेंसिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इस ग्रुप के अंदर वो बढ़ती जाती है। चार्ज डेंसिटी नहीं, ठीक है, एटॉमिक डेंसिटी की बात मैं कर रहा हूं। चार्ज डेंसिटी जो पोलराइजिंग पावर उस आयन की, जब वो आयन बन जाता है और फिर वो पोलराइजिंग इफेक्ट अप्लाई करता है और आयंस के ऊपर, तो वो चार्ज डेंसिटी है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ कंसेप्ट है। ठीक है, यहां पर है ट्रेंड इन रिएक्टिविटी विद वाटर, रिएक्टिविटी विद वाटर। अच्छा, अब ये बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सखी लोग है।
ये खैरात करना पसंद करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन हमेशा दूसरों को देते रहते हैं, दूसरों से लेते नहीं है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इनकी कंजूसी बहुत कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अच्छा, अब जब ये वाटर को इलेक्ट्रॉन हवाले कर देते हैं तो वाटर इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस बना लेता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर लेता है। सो ये वाटर को भी रिड्यूस कर लेते हैं बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन टू द वाटर एंड दस रिलीजिंग द हाइड्रोजन गैस। ये है वाटर के साथ इनका कुछ इस तरह से रिएक्शन होता है, इसी तरह से ट्रेंड चलाते हैं। अच्छा, अब इसके और गहराई में हम जाते जाएंगे, इनके रिएक्शंस देखते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले रिएक्शंस है ऑक्सीजन के साथ, रिएक्शंस विद ऑक्सीजन। अच्छा, अब ये इतने रिएक्टिव है, ये इतने तेज खिलाड़ी है कि इनको आप एक जगह पर बिठा नहीं सकते, ये उठेंगे, किसी के साथ लड़ेंगे, किसी के साथ खेलेंगे जरूर, ठीक है। ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये रिएक्शन जरूर करेंगे। अब स्टेबल तो ये है नहीं, रिएक्टिव है, तो अगर इनको हम हवा में, खुले हवा में ले आए, फॉर एग्जांपल ये सोडियम है या लिथियम है, इसको मैं यूं पकड़कर हवा में यूं पकड़ूं, तो हवा में तो ऑक्सीजन मौजूद है, ये ऑक्सीडेशन करेगा, उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद किसी और प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा। इसी रिएक्टिविटी की वजह से, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इनको हवा से कांटेक्ट में ना लाने के लिए हम इनको, इन तीनों को, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम को हम ऑयल में रख देते हैं, तेल में, ज्यादातर केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। जब हम इनको ऑयल में रख देते हैं तो ऑयल तो बहुत स्टेबल सी चीज है, वो रिएक्शन नहीं करती। ये चीज, ये लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, ये खिलाड़ी इनके साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। तो अगर हम चाहते हैं कि इनको इनकी हालत में ही रखे तो ऑयल में रखना होगा। बाकी जो रह गए हैं इनको हम सील्ड ट्यूब में रख लेते हैं, एक ग्लास ट्यूब उठा लेते हैं, उससे हवा वैक्यूम पंप के जरिए निकाल लेते हैं, वहां पर खला वैक्यूम पैदा हो जाता है। अब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो इनको हम उस खला के अंदर कैद कर लेते हैं, उस सील ट्यूब के अंदर। तो इस तरह से अगर हम चाहे कि इनको अपने ओरिजिनल असल शक्ल में लेबोरेटरी में रख दे तो इस तरह से रखते हैं। अदरवाइज हवा के साथ कांटेक्ट में आने के साथ साथ ये रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। बात आ रही है समझ में? अच्छा, देख लेते हैं किस तरह से ये रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट रिएक्शन हुआ लिथियम का। लिथियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पाया, लिथियम को खुले हवा में हम ले आए, तो ये ऑक्सीजन के साथ जरूर रिएक्ट करेगा और बनाएगा Li2O। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए यहां पर ये 2 हो गए और ये 4 हो गए, लिथियम ऑक्साइड बनाएगा। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर पाया तो ये खिलाड़ी नाइट्रोजन के साथ भी लड़ सकता है। ये UFC फाइटर नाइट्रोजन को भी नहीं छोड़ने वाला। यहां पर ये बनाएगा Li3N, तो यहां पर 6, यहां पर लिथियम नाइट्राइड बना लेगा। हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चूंकि दोनों है, तो हवा में लिथियम को लाने के बाद ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। बात आ रही है समझ में ना? इस तरह से रिएक्शन होता है। अच्छा, सोडियम को अगर हम उठा ले आए तो फिर क्या होगा? तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अगर सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 3 किस्म की ऑक्साइड्स बना लेता है। इस एक को हम नॉर्मल ऑक्साइड कहते हैं, दूसरे को हम पर ऑक्साइड कहते हैं और तीसरे को हम सुपरमैन कहते हैं, सुपर ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होते हैं। सोडियम प्लस ऑक्सीजन ये देता है Na2O, ये हुआ नॉर्मल ऑक्साइड, ये हुआ बैलेंस। ठीक है। अच्छा, पर ऑक्साइड किस तरह से बनाता है? Na+O2 Na2O2,
यहां पर 2 लगा देंगे। ये हुआ पर ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाता है, पर ऑक्साइड भी बना लेता है। और सुपर ऑक्साइड अगर ये बनाना चाहे तो उसके लिए एक सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा कुछ इस तरह से O2 NaO2। ये सुपर ऑक्साइड है, ज़्यादातर पोटाशियम करता है ये और बना लेता है पोटाशियम ऑक्साइड। ये सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। तो हवा में कांटेक्ट के आने के बाद ये ऑक्साइड्स नॉर्मल, पर और सुपर तमाम के तमाम ऑक्साइड्स बना सकते हैं। अच्छा, इनके फैमिली मेंबर्स जो है ये वाले, ये बहुत ही ज्यादा तेज है, दिमाग के बहुत ही ज्यादा तेज है, डायरेक्ट झगड़े में जकड़ जाते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। क्योंकि हवा से कांटेक्ट के बाद ये फौरन ही आग पकड़ लेते हैं और ये भी सुपर ऑक्साइड बना देते हैं। इसलिए इन शरीर लोगों को हमने तेल में नहीं, सील ट्यूब में रखा था, वहां पर कैद कर लिया था। ये बहुत ज्यादा बड़े मुजरिम है, खतरनाक डेंजर क्रिमिनल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब रिएक्शंस विद वाटर, ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स पानी के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अच्छा, यहां पर एक स्केच ड्रा कर रहा हूं, इस स्केच को अपने दिमाग में याद रखना। ये स्केच क्लियर होगा जब इस स्केच का फोटो दिमाग के अंदर होगा। इमेजिन कर सकते हो इस स्केच को, रिएक्शन बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखो, इन एलिमेंट्स के 3 किस्म के ऑक्साइड हमने पढ़े। एक को हमने कहा नॉर्मल ऑक्साइड, जिसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं X2O, मतलब Na2O, K2O एंड सो ऑन। एक हम इसको कहते हैं पर ऑक्साइड, जिसको हम नॉर्मली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं X2O2, Na2O2, K2O2 एंड सो ऑन। और तीसरे वाला सुपर ऑक्साइड XO2, NaO2, KO2, RbO2, CSO2, सुपर ऑक्साइड्स। 3 किस्म के ऑक्साइड्स हमने पढ़ी, ठीक है। तो ये 3 किस्म के ऑक्साइड्स जब पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो पानी के साथ रिएक्ट होने के बाद ये कुछ इस तरह से प्रोडक्ट्स बना लेते हैं पानी के साथ। अगर नॉर्मल ऑक्साइड रिएक्ट कर पाए वाटर के साथ तो ये बनाएगा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। देखते जाना, ठीक है। मेटल हाइड्रोक्साइड को मैं XOH से रिप्रेजेंट कर लूंगा, NaOH, KOH। X का मतलब यहां पर ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स है, ठीक है। अच्छा, अगर पर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर पाए तो फिर ये बनाएगा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, मतलब XOH प्लस H2O2, ये दोनों बनाएगा। और ग्रुप फर्स्ट के जिस किसी भी एलिमेंट ने सुपर ऑक्साइड की शक्ल में वाटर के साथ रिएक्ट कर पाया तो फिर बनेगा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, मतलब XOH प्लस H2O2 प्लस O2, ये तमाम बनेंगे, ठीक है। बात आ रही है समझ में। अब देखो, एक रिएक्शन 2 लिख लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट वाज़ेह हो जाए। ये हुआ फॉर एग्जांपल X2O, मैं ले लेता हूं N2O प्लस वाटर। जब ये रिएक्ट कर पाए तो ये बनाएगा सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड NaOH, Na-Br2, Hb2, O-Br2, 2 लगा लेना यहां पर, ठीक है। नॉर्मल ऑक्साइड
पेरोक्साइड अगर रिएक्ट कर पाया, पेरोक्साइड को ले लेते हैं, Na2O2 वाटर के साथ रिएक्ट कर पाया तो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड XOH, मतलब NaOH, X मतलब वही एलिमेंट, ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट, XOH NaOH प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाएगा। ठीक है, यहां पर हम 2 लगा देंगे बैलेंस होने के लिए। और अगर सुपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर पाया, फॉर एग्जांपल KO2 प्लस H2O, वो देगा मेटल हाइड्रोक्साइड, KOH, यहां पर तो K है ना, X, प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस ऑक्सीजन। बात आ रही है समझ में? ये लगा 2 बैलेंस होने के लिए, और यहां भी फिर 2 और 2, ताकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए। बात आ गई समझ में? तो इस तरह से इस स्केच को अगर दिमाग में रख लो, नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीजन। तस्वीर बिठा लो अपने दिमाग में, बहुत आसानी के साथ समझ में क्या आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इन्हीं के रिएक्शंस को, रिएक्शंस विद एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स, एसेटाइल में लिखा है ना, डाइल्यूट एसिड के साथ अगर ये रिएक्ट कर पाए तो फिर क्या बनाता है ये। तो इसके लिए भी उसी तरह से स्केच वो ड्रा कर लेना तो आसान हो जाएगा। इसके लिए भी अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा हो, एक होगा नॉर्मल, एक होगा पर और एक होगा सुपर। अगर नॉर्मल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये सिंपल सा साल्ट और वाटर बनाएगा, H2O। पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसी एलिमेंट का साल्ट प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा। सुपर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसी एलिमेंट का साल्ट प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, यहां पर रिएक्शन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल ऑक्साइड को हम ले लेते हैं, ये वाला हुआ नॉर्मल ऑक्साइड Na2O प्लस HCl, कर लो HCl के साथ रिएक्ट कर लो, बनेगा क्या, नॉर्मल ऑक्साइड है, साल्ट और वाटर, साल्ट NaCl प्लस H2O बैलेंस कर लो, 2H और O, 2Cl हो गए, Cl Na2, Na तो ऑलरेडी 2 है, 2NaCl। तो नॉर्मल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट कर पाया, उससे साल्ट और वाटर बन गया। इसी तरह से अगर हम इस पर ऑक्साइड का रिएक्शन कर ले, K2O2, यहां पर K2O2 ले लेते हैं प्लस HCl, क्या बनेगा, क्योंकि पेरोक्साइड है तो एक तो बनेगा साल्ट उसी एलिमेंट का, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसके साथ साथ अलॉन्ग विद बनेगा। ये हुआ KCl पोटाशियम का साल्ट, और ये हुआ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2 है, बैलेंस कर दो, Cl भी 2 बन गए, ये 2 और ये तो 2 है। तो अगर पेरोक्साइड के साथ एसिड ने रिएक्ट करा तो क्या बन गया, उसी एलिमेंट का साल्ट प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और अगर हम सुपर ऑक्साइड को ले ले, KO2 प्लस HCl, तो ये बनाएगा उसी एलिमेंट का साल्ट KCl प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 और प्लस ऑक्सीजन भी बनेगा। ये हुआ यहां पर 2, यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2।
बात आ गई यहां तक समझ में? सो उसी स्केच को अपने दिमाग के अंदर याद रखना तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, क्लोरीन के साथ इनकी रिएक्शंस है तो वो तो बड़ी सिंपल है। क्लोरीन गैस के अंदर हम जब इन एलिमेंट्स को पास करते हैं, क्लोरीन गैस इन एलिमेंट से पास कर लेते हैं तो ये एलिमेंट्स इस क्लोरीन गैस के अंदर जल जाते हैं और पैदा करता है वो शुगला जिसका रंग नारंगी ऑरेंज होता है। तो ऑरेंज फ्लेम के साथ ये एलिमेंट्स क्लोरीन गैस के अंदर जल जाते हैं और अपना साल्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल Na हुआ, क्लोरीन गैस के अंदर जल गया तो NaCl बन जाएगा। ठीक है, 2NaCl। और इसी तरह से पोटाशियम का भी 2K + Cl2 2KCl एंड सो ऑन। इसी तरह से ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं। यहां तक आ गई बात समझ में?